नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अभी जो अतुल सुभाष का केस हुआ उसके संबंध में हमने दो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए और आप लोगों ने देखे भी होंगे। हमने उसमें कई चीज़ें बताई जो सुन के आपको थोड़ी हैरानी हुई होगी। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज़ें आपको बता रहे हैं कि जो ये सुसाइड होते हैं मैट्रिमोनियल केसेस में, तो इसमें इसके कारण क्या है। क्या होता है कि देखिए, ये बोलना बहुत आसान है कि उसने आत्महत्या कर ली, वो तो कायर था, ये सब फिजूल की बातें होती हैं। और जब अतुल सुभाष का हम पूरा जो उसका वीडियो है, 1-1.5 घंटे का वीडियो है, जो जब उसको हम देखते हैं तो समझ में आता है कि वो कितना ब्रिलियंट इंसान था और किस तरीके से ये सिस्टम उसको टॉर्चर कर रहा था। ठीक है, क्योंकि सिस्टम का मोटिव ही है हस्बैंड को टॉर्चर करना, वरना ऐसा उसके केस में कुछ था ही नहीं कि उसको टॉर्चर किया जाए। उसकी वाइफ अच्छा कमा रही है, उसका नॉर्मल मेंटेनेंस आपको लगा देना चाहिए था, और पत्नी जो वो बच्चे से मिलना चाहता था और पत्नी बच्चे से मिलने से रोक रही थी, तो इस पे ध्यान देना था कोर्ट को। और उसके बाद अगर ट्रायल में ऐसा फील होता कि पत्नी झूठी है तो उसकी पिटीशन खारिज करनी थी। मगर ऐसा कौन करे भाई, सिस्टम का ऑब्जेक्ट ही है एनी हाउ वी हैव टू हैरेस द हस्बैंड, हमें पति को परेशान करना ही है। ठीक है, ये सिस्टम का मोटिव है। जजों ने कसम खा के रखी है इसकी। ठीक अभी तक जो वो महिला जज है वो गिरफ्तार नहीं हुई है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो जुडिशरी है वो भ्रष्ट जजों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देती है। तो जो न्यायपालिका खुद के घर को सही नहीं कर पा रही है, वो न्यायपालिका कहीं और करप्शन को तो क्या ही रोकेगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको सुन के हैरानी होगी। 2005 में कांग्रेस सरकार ने सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वाला एक्ट पास किया था। ये आप लोगों में कई लोग जानते होंगे इसके बारे में। ये एक्ट कहीं ना कहीं करप्शन को रोकने में काफ़ी हेल्प करता है, और इस एक्ट के आने के बाद कई खतरनाक खुलासे हुए। ठीक है, और ये आम नागरिक का अधिकार भी है। हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी हम मांग सकते हैं। अब मैं जुडिशरी के करप्शन की बात करूं तो जुडिशरी के करप्शन की अगर मैं बात करूं तो हालात ऐसे हैं कि जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, इन लोगों ने उस आरटीआई एक्ट को दबाने के लिए अपने खुद के आरटीआई एक्ट बना लिए हैं। ये जुडिशरी के करप्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भाई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया तो फिर आपने अपना अलग से एक्ट क्यों बनाया? ऐसा थोड़ी होता है। कल को आप अपनी अलग से आईपीसी बना लेंगे, अपना अलग से संविधान बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, खुद का एक अलग से एक्ट बना लिया आरटीआई का, और वो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से काफ़ी अलग है। अब आप समझ गए होंगे कि उन्होंने एक्ट क्यों बनाया, क्योंकि अगर कोर्ट के अंदर आरटीआई लगेगी तो उसमें कई खुलासे होंगे और इसमें जजों की नौकरी पे बात आ जाएगी। वरना जो केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया उससे हटके आप सूचना के अधिकार का एक्ट कैसे बना सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि अधिकतर हाई कोर्ट्स का, हो सकता है सभी हाई कोर्ट्स का, क्योंकि मैं अभी तक ऐसे कई हाई कोर्ट्स का देख चुका हूं कि उनका अपना खुद का आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना हुआ है। तो ऐसा फिर जितने डिपार्टमेंट हैं न्यायपालिका के अलावा, जो डिपार्टमेंट्स है, कलेक्टर ऑफिस हो गए, आपके इनकम टैक्स ऑफिस हो गया, सेल टैक्स ऑफिस हो गया, म्यूनसिपालिटी हो गई, ये सब भी तो खुद का आरटीआई एक्ट बना सकते हैं। फिर तो हर कोई बनाएगा अपने हिसाब से, ताकि इनके भ्रष्टाचार की जानकारी सामने ना आ सके। तो इससे चीज़ समझ में आती है कि न्यायपालिका में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। और आपने कभी भी किसी भी जज को भ्रष्टाचार पर बोलते नहीं सुना होगा। जबकि हमारे नेता जो हैं वो
क्या कहते हैं, जो सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है इसके बारे में बोलते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि हाँ करप्शन है। ठीक, मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया था कि हाँ हमारी पार्टी में करप्शन है, गवर्नमेंट में करप्शन है। आप किसी नेता को भ्रष्ट बोलते हैं तो उसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलती है, मगर किसी जज का नाम लेकर अगर आप बोल दें खुल्लम खुल्ला तो भैया दिक्कत हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा, क्योंकि हमारे जो जजेस हैं वो राजा धीराज हैं, महाराज हैं। ठीक भाई, ऐसे नियम तो जो हैं वो महाभारत काल में भी नहीं थे, भगवान राम के टाइम पे भी नहीं थे, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी ऐसे नियम नहीं थे। ठीक है, मुगल बादशाहों के समय भी ऐसे नियम नहीं थे। ये लोग गलत फैसले भी करेंगे, करप्शन भी करेंगे और इसके अलावा अगर आपने इन पर उंगली उठाई तो ये आपको जेल में भी डाल देंगे। आपको एक और कानून के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी, खासकर ऐसे लोग जो हमारे इस चैनल में नए नए जुड़े हैं। अगर जो मैं कानून के बारे में बताने जा रहा हूँ इसको सुनकर आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा कि यार कैसे कैसे लॉ बने हैं, और लॉ तो बने ही हैं, रही सही कसर भारतीय न्यायपालिका ने पूरी करी है। आप सुन के दंग रह जाएंगे कि ये सब है क्या। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 112। ठीक है, जो पुराना एविडेंस एक्ट था उसमें धारा 112 हो गई, और जो नया एविडेंस एक्ट है उसमें धारा 116 हो गई। नंबर चेंज हुआ है, धारा वही है, उसमें जो लिखा है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बदला नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो धारा है ये कहती क्या है, इसमें ऐसा क्या है कि किसी भी पति की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्या है ये धारा, कहती क्या है? तो मैं आपको बताऊं इस धारा के बारे में कि ये जो धारा है ये कहती है कि शादी के बाद अगर आपकी वाइफ माँ बनती है किसी के भी बच्चे की तो वो बच्चा आपका ही माना जाएगा। ये कहती है धारा। ठीक है, मैंने बड़ी शॉर्ट में आपको इस धारा के बारे में बता दिया। आप इसको पढ़ेंगे तो घुमा फिरा के लिखा हुआ है, जिसका सार यही है कि आफ्टर मैरिज अगर आपकी पत्नी माँ बनती है तो भले वो आपके पड़ोसी का बच्चा क्यों ना हो, वो बच्चा आपका ही माना जाएगा। आपको ही उसका पालन पोषण करना है, आपको ही उसको मेंटेनेंस देना है। ठीक, ये इस धारा का सार है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, उससे साबित हो जाएगा कि बच्चा मेरा नहीं है। तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं कि इसमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हुए हैं कि डीएनए टेस्ट आप नहीं करवा सकते। अगर आप डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस डीएनए टेस्ट को नहीं मानेगी। देखा आपने, ये जजमेंट देके रखा हुआ है भाई। वो लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, और ऐसे भी लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि डीएनए टेस्ट आप नहीं करा सकते, अगर आप करवाएंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि यह बच्चे की डिग्निटी के खिलाफ है। जो बच्चा पैदा हुआ जो आपका नहीं है, जो बच्चा मेरा है ही नहीं, मैं उसको क्यों पालूंगा? और इससे तो कई चीजें निकल के आ रही हैं। इससे तो ये भी निकल के आ रहा है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। तो जरा विचार कीजिए कि किस तरह के कानून हैं, और ऐसे कई मामले इंडिया में चल रहे हैं। लोग अपनी उस औलाद को पाल रहे हैं, उसका भरण पोषण दे रहे हैं जो उनकी है ही नहीं। मतलब इतना अन्याय, इतनी गहराई तक हमारे देश में चल रहा है। वहीं अगर एक पुरुष बलात्कार कर दे तब उसका डीएनए टेस्ट उससे पूछे बिना हो जाता है। भले उसने बलात्कार ना किया हो तब भी उसका डीएनए टेस्ट होता है। अगर कोई महिला जिससे कोई शख्स विवाहित नहीं है वो आकर कहे कि ये मेरे बेटे का पति ये है, उस समय भी कोर्ट पुरुष का डीएनए टेस्ट करवाती है। लेकिन जब एक पुरुष ये कहता है कि ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है,
तब कोर्ट ये कहती है कि नहीं, ये आपका ही है। और जब हम कोर्ट में पिटीशन लगाते हैं कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, तब उस पिटीशन का विरोध पता है कौन करता है? वाइफ करती है। आपने कोर्ट में पिटीशन लगाई, वाइफ ऑब्जेक्शन फाइल करेगी, तो भैया साबित तो बिना डीएनए टेस्ट के साबित हो गया कि बच्चा मेरा नहीं है। अगर बच्चा मेरा होता तो मेरी वाइफ डीएनए टेस्ट में ऑब्जेक्शन क्यों करती? आप ये भी तो सोचिए। मतलब कि जो एक गांव में किसान होता है ना हमारा, या फिर किसान की भी क्या बात करें, जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं ना, झाड़ू लगाने वाले लोग, उनमें भी इतना दिमाग है आज की तारीख में कि अगर वो बच्चा हमारा नहीं है तो ये बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट आपको प्रूव करने नहीं देती। ठीक है, इस सेक्शन को लेकर जब मैं लॉ स्टूडेंट था मेरे कॉलेज में, तो हमारे सर हुआ करते थे, जो प्रिंसिपल थे हमारे कॉलेज के, जो हमको लॉ पढ़ाते थे, एचओडी भी थे वो, शहाब हुसैन नाम था उनका। उनसे मेरी काफ़ी बहस हुई थी। उनका ये कहना था कि कानून सही है और मेरा ये कहना था कि कानून गलत है। उनका तर्क ये था कि बच्चे का क्या दोष है। तो मैंने कहा सर, बच्चे का दोष नहीं है, लेकिन उस इंसान का भी तो दोष नहीं है जिसका वो बच्चा ही नहीं है। ऐसे तो आप है ना पूरे मोहल्ले के बच्चों को हमारा बना देंगे और कहेंगे कि डीएनए टेस्ट नॉट अलाउ। और ऐसे तो हर साल जो वाइफ है वो एक नया बच्चा लेके आ जाएगी। आप ये भी तो सोचिए, अरे जो बच्चा मेरा है ही नहीं, मैं उसको क्यों पालूंगा यार? इसमें ये तर्क कहाँ ठहरता है कि वो बच्चे का क्या दोष है? आप ये भी तो सोचिए ना। और पत्नी को दंड क्यों नहीं दिया जा रहा? आपको इसके आंकड़े बताऊं तो इस तरह के कारनामों में, ये जो है कि आप अपने बच्चे के पिता ही नहीं है फिर भी आपको पालना पड़ रहा है, नहीं पालने पर आपको जेल होगी, इस तरह के कारनामों में जो गुजरात है वो नंबर 1 पर है। ठीक है, 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे रिपोर्ट छपी थी कि गुजरात में जितने भी पुरुष लव मैरिज करते हैं उनमें से आधे से भी अधिक, बहुत बड़ा आंकड़ा आया था वो, अपने बच्चे के बायोलॉजिकल फादर ही नहीं है वो, उनकी पत्नियां किसी और के बच्चे की मां बन गई। आप चाहते हैं कि महिला को आज़ादी दी जाए, तो आप यही आज़ादी चाहते हैं क्या कि उसको आज़ादी दी जाए, वो किसी और बच्चे की मां बन के आ जाए, फिर आप कहोगे तुम्हारा ही बच्चा है, तुमको ही पालना पड़ेगा। ऐसी कोई घटना अगर आपके साथ घट जाए तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। ये एक तो कड़वा करेला नीम चढ़ा हुआ, बच्चा मेरा है नहीं, मुझे उसको पालना है और मेरी पत्नी को दंड भी नहीं दिया जा रहा। मैं बच्चों को नहीं पालूंगा तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, भरण पोषण मांगा जाएगा। भैया ये कौन से लॉ बना के रखे हैं? और चलो कानून तो बना, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना जो वाहियात तड़का लगा देता है कि तुम डीएनए टेस्ट करवा ही नहीं सकते, ये उसके मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ये टोटल बकवास बात है। अगर उसका डीएनए टेस्ट मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो फिर ऐसा व्यक्ति जिस पर बलात्कार का आरोप रहता है उसका सीमेन टेस्ट भी मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इसमें मौलिक अधिकार वाली बात कहां से आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में, इसी तरह के केस में, यह तर्क दिया कि पहले तुम साबित करो कि तुम्हारी पत्नी कैरेक्टरलेस है और बच्चा तुम्हारा नहीं है, उसके बाद हम डीएनए टेस्ट का आदेश करेंगे। ये किस तरह की दलील हुई भाई? साबित ही वो डीएनए टेस्ट से होगा तो मैं कैसे साबित करूंगा? क्या यही लॉजिक बलात्कार के मामले में लगाए जाएंगे कि पहले महिला साबित करे कि उसका रेप हुआ है, उसके बाद ही पुरुष का सीमेन चेक किया जाएगा? क्या यही लॉजिक रेप केस में पॉसिबल है? वो ऐसे कानून आपके देश में बने हुए हैं दोस्तों। अब पुरुष आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? और कई लोग जो ऐसे लॉ के बारे में जानते हैं वो तो शादी से ही दूरी बना के रखी भैया, ऐसे ही ठीक है अपन। क्योंकि जब इस तरह के कानून बनेंगे तो उस बंटाधार ही होना है। और मैं कोई आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सार बता रहा हूं सेक्शन का। जनरली उस सेक्शन के बाद, वो सेक्शन कुछ ऐसा है, उसमें लिखा गया है कि अगर शादी हो चुकी है और उसके बाद आपकी वाइफ जो माँ बनती है और वो लगभग उसमें शायद 260 दिन समथिंग कुछ लिखा हुआ है,
कि 270 दिन तक अगर वो आपके साथ रह रही लगातार, मतलब लगभग 9 महीने तक, तो उसके बाद अगर वो माँ बनती है तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि वो बच्चा आपका है। वो कानून कुछ ऐसी बात कहता है जो, ठीक है, मैंने तो आपको शॉर्ट में बताया, बाकी ऐसी बात वो कहता है। इसी कानून के चलते हमारे शहर में एक डॉक्टर गढ़ा हुआ करते थे 2014 में, उनकी वाइफ किसी और के बच्चे की माँ बन गई। डॉक्टर गढ़ा जो थे वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका वगैरह से उन्होंने मेडिकल की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके रखी थी, MBBS थे और वो MS भी थे, सर्जन थे, बहुत बड़े हैं, अभी भी हैं। उनकी पत्नी किसी और के बच्चे की माँ बन गई। अब वो तो भैया सर्जन ही थे, मेडिकल का अच्छा नॉलेज, तो फटाफट वो उन्होंने बच्चे का DNA टेस्ट करवा लिया, कोर्ट को दिखा दिया कि बच्चा मेरा है ही नहीं। तो कोर्ट में जज साहब ने उस DNA रिपोर्ट को फाड़ दिया और कहा कि भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने बच्चे का DNA टेस्ट करवाया, हाउ डेयर यू। अब डॉक्टर गढ़ा का दिमाग खराब कि साला बच्चा मेरा है नहीं तो मैं DNA टेस्ट क्यों नहीं करवाऊंगा। जब डॉक्टर गढ़ा को उस लॉ के बारे में पता चला तो उन्होंने सिर पकड़ लिया, अरे किस तरह के कानून है भाई, मतलब कल को तो आप कुछ भी लॉ बना देंगे, कल को आप कह देंगे वो तेरी माँ है, वो तेरा बाप है। जब ND तिवारी का केस हुआ था, आपको अगर पता हो ND तिवारी के बारे में, उनका बेटा था रोहित शेखर तिवारी, ऐसा कुछ नाम था। तो उसमें उस लड़के ने कहा था कि मेरे पिता ND तिवारी हैं, तो ND तिवारी के DNA टेस्ट की जांच की मांग की गई थी, उन्होंने मना कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नहीं उसका DNA टेस्ट नहीं करवाया जाएगा क्योंकि उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा, नहीं, पिता मना कर रहा है तब भी उसका DNA टेस्ट करवाया जा रहा है पिता का, क्योंकि बच्चा क्लेम कर रहा है कि वो फलाना व्यक्ति मेरा पिता है। लेकिन जब पिता क्लेम करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तब उस बच्चे का DNA टेस्ट नहीं करवाया जाता। ये कहा जाता है कि अरे ये तो उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा, और उस DNA टेस्ट पे ऑब्जेक्शन लेने कौन पहुंचती है, वाइफ पहुंचती है। उसी से साबित हो जाता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है। तो इसमें आपका गुजरात नंबर 1 पर है। गुजरात में क्या होता है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब बड़ा अजीब लगता है, वहाँ लड़कियाँ गरबा करने जाती हैं और उसी की आड़ में ये सब कुछ होता है वहाँ पर, और अक्सर वो शादी के पहले माँ बन जाती हैं और कई शादी के समय प्रेग्नेंट रहती हैं और पति को पता भी नहीं चलता, और कई तो ऐसी होती है कि शादी के बाद भी गरबा करने जाती हैं और फिर वहाँ पर किसी से भी उनका अफेयर हो जाता है। मतलब नवरात्रि इतना पवित्र पर्व है सनातन धर्म में कि उस समय ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहिए इंसान को, ना मांस खाना, ना शराब पीना, ना सेक्स, कुछ भी नहीं। लेकिन उस नवरात्रि को इतना गंदा कर दिया आधुनिक लड़कियों ने कि इसकी कल्पना करना करके भी शर्म आ जाती है। ये शक्ति पर्व है, उपासना, देवी की उपासना का पर्व है, लेकिन किस तरीके से इस नवरात्रि की ऐसी की तैसी कर दी। और गुजरात तो इसमें बहुत ही बिगड़ा हुआ प्रदेश है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन रियलिटी है ये, मोदी जी का गुजरात। तो आप जरा सोचिए कि किस तरह के लॉ हैं, और ऐसे लॉ बनने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि है ना जो हिंदू है वो 3-3 बच्चे पैदा कर ले, है ना, जो हिंदू मुसलमान चलता है हमारे देश में। मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू 3 बच्चे, अरे हिंदू पहले सर्वाइव तो कर ले मैरिज उसकी, तब तो 3 बच्चे छोड़ो 1 बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, किसी और के बच्चे को अपना मानना पड़ रहा है। तो जिस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं देश में, और लोगों की भी गलती, लोग सोते रहते, लोग सोचते हमें क्या, जब उनकी बीवी ऐसी हो जाए तब ऐसी हो जाती है, जब खुद की वाइफ, तब कहते हैं अरे बाप रे क्या हो गया। बोला लोग सोचते मुझे क्या, मतलब जब आपके साथ घटेगा तभी। और फिर ये सिर्फ हिंदू की बात नहीं, ये कानून सब पे लागू है, मुसलमान पे भी लागू है। इस कानून का दंश मुस्लिम भी झेल रहे हैं। कई मुस्लिम हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं है, वो उनकी पत्नी किसी और के साथ होली, और फिर उनके केस चल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं है ये। मुसलमान भी झेल रहे हैं, सिख भी झेल रहे हैं, ईसाई भी झेल रहे हैं। आपके जितने भी लॉ बने ना वो सब पे लागू होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सब पे। 498 भी सब पे लागू है, हर धर्म पे। घरेलू हिंसा भी सब पे लागू है, 125 भरण पोषण सब पे लागू है, ठीक है। चाहे आप हिंदू चाहे मुसलमान हो, सब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। चाहे आप आदिवासी क्यों ना हो, दलित क्यों ना हो, सब पे लागू है वो लॉ, सारे कानून।
बट डाइवोर्स की प्रोसेस सबकी अलग अलग है। बाकी जितने भी लॉ बने हुए हैं वो सारे पुरुषों पर लागू हैं, चाहे किसी भी जाति किसी धर्म का पुरुष हो, सब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पुरुष आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लॉ बने हुए हैं तो भैया पुरुष आत्महत्या ही करेगा। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति लाइफ टाइम कोई क्राइम नहीं किया वो शादी करती क्रिमिनल बन जाता है। भाई जिसने लाइफ में कोई क्राइम नहीं किया, शरीफ इंसान है, ठीक है, सिंगल मांग काट के बच्चा स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, बचपन में हाफ पैंट पहनता था, बड़ा हो गया पतलून पहनने लग गया, किसी लड़की को देखा नहीं, कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी गुटखा तंबाकू पाउच कुछ भी नहीं खाया, फिर माँ बाप ने शादी करवा दी कि बेटा इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, सीए बन गया है ना, इसी शादी करवा देते हैं, शरीफ बहू आ जाएगी। और जैसी बहू आती है वो बेटा क्रिमिनल बन जाता है। दहेज 498A, घरेलू हिंसा 125, स्त्री धन का केस, अननेचुरल सेक्स का केस, सारे उस पर लग जाते हैं। जो अभी तक भोला भाला लड़का था वो अचानक से इतना बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, उस पर 10-10, 12-12 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। वो खुद नहीं समझता ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो आपके कानून इतने खतरनाक बने हुए हैं, इनकी कभी चर्चा संसद में नहीं हुई, इन कानूनों को लेकर संसद में कभी हंगामा नहीं होता। अतुल सुभाष की मौत पर संसद में किसी ने एक शब्द कहा? क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला? क्या मोदी ने कुछ बोला? कोई कुछ नहीं बोला। जो कुछ कर रही है पब्लिक कर रही है, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, न्यूज़ चैनल वालों का धन्यवाद, वो काफ़ी कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर संसद में कुछ नहीं हुआ। अभी इसकी जगह कोई महिला होती तो संसद में 2 मिनट का मौन देके जितने पेटीकोट छाप नेता बैठे हैं सब श्रद्धांजलि दे रहे होते। तो हमारे देश में एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। व्यर्थ की बकचोदी करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर को आप नहीं जागते हैं तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है और कैसे कैसी कंडीशन आ सकती हैं आपको पता भी नहीं है। एक लॉ संसद पास करता है वोट बैंक की गंदी राजनीति के तहत, और उसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट एक्सपेरिमेंट शुरू करके उस कानून को कैंसर का रूप देता है, ठीक, और इसका परिणाम होता है लड़कों की मौत। तो ऐसे बहुत सारे लॉ हैं दोस्तों, हम आगे के वीडियो में भी ऐसे कई कानूनों के बारे में बताते रहेंगे। और आप भी जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने आसपास के लोगों को बताइए, उनको जागरूक कीजिए, ठीक है। और अगर आप कुंवारे हैं तो शादी सोच समझ के कीजिए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद आपको बोलना पड़े कि मैं बिना शादी के अच्छा था, क्योंकि ऐसे हजारों केस हम देख चुके हैं कि आखिरी में लड़का यही कहता है कि मैं बिना शादी के ही ठीक था, ठीक है। क्योंकि जो सबके साथ घट रहा है वो आपके साथ भी घट सकता है। ये सोचना कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो मस्त हूँ, तो ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी निकाल दीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और किसी भी तरह के लीगल असिस्टेंट या विधिक सहायता के लिए आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो मैं इनबॉक्स में डाल दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।